संरचना के बाद में उसके जो घटक थे वो देखे थे और प्रकार देखे थे, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार थे। उसके बाद हमने देखा था पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाएं, और क्रियाओं के बाद अब इन क्रियाओं का आगे अध्ययन करेंगे हम लोग। कौन कौन सी क्रिया हैं हमारे पास उनको देखेंगे। तो सबसे पहली जो क्रिया थी उसके अंदर था हमारा खाद्य श्रृंखलाएं। तो देखिए क्या होती है खाद्य श्रृंखलाएं। सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है आवाज। जी सर। ओके, ठीक है बेटा। खाद्य श्रृंखला का सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं। खाद्य श्रृंखला का सबसे पहले मीनिंग समझेंगे। मीनिंग यह है कि एक जीव दूसरे जीव पर खाद्य के लिए यानी कि भोजन के लिए निर्भर रहता है, तीसरा जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, चौथा जीव तीसरे जीव पर निर्भर होता है। इस तरीके से एक चेन बनती है, भोजन के लिए एक श्रृंखला बनती है। फिर से समझेंगे। एक जीव है जो अपना भोजन बना लेता है, पहला हो गया। उस पर दूसरा जीव भोजन के लिए निर्भर है, फिर दूसरे पर तीसरा जीव भोजन के लिए निर्भर है, तीसरे पर चौथा जीव भोजन के लिए निर्भर है। इस तरीके से एक चेन बनती है, एक श्रृंखला बनती है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का मतलब समझ में आया आप लोगों को? खाद्य श्रृंखला का मतलब यह है कि एक जीव, जैसे हमने कहा 1 2 3 4 नंबर डालना है, तो पहले पर दूसरा निर्भर हो गया, दूसरे पर तीसरा निर्भर हुआ, तीसरे पर चौथा निर्भर हुआ। इस तरीके से एक चेन बनती है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे प्लांट्स हैं, इधर वाला जो हमारा लेफ्ट साइड का उसको देखते हैं, प्लांट्स हैं, उसके बाद हार्बीवोर हैं, कार्निवोर हैं, कार्निवोर और कार्निवोर्स। कार्निवोर का मतलब जो जिनके दांत होते हैं चीरने फाड़ने वाले, वो कार्निवोर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक श्रृंखला बनी, पौधे को टिड्डे ने खा लिया, टिड्डे को चूहे ने खा लिया, चूहे को सांप ने खा लिया, सांप को बाज ने खा लिया। तो भोजन के लिए एक चेन बन गई, एक श्रृंखला बन गई, इसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। यहाँ पर खाद्य श्रृंखला का अर्थ हो गया कि एक चेन बनी खाद्य के लिए यानी भोजन के लिए। इसी तरह से राइट वाला अगर देखते हैं तो ये जो था ये कहाँ का है? घास के मैदान का। कल हमने खाद्य श्रृंखला के प्रकार देखे, तो एक खाद्य श्रृंखला हमने घास के मैदान की देखी। तो ये जो खाद्य श्रृंखला है, ये खाद्य श्रृंखला घास के मैदान की है। दूसरा हम देख रहे हैं इधर जलीय, जलीय खाद्य श्रृंखला है। जलीय में आप लोग देख रहे हैं कि जो प्लवक है, पादप है, छोटे छोटे पादप जो तैरते हैं, उनको छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो खा जाते हैं। उन छोटे कीड़ों को छोटी मछलियां खा जाती हैं, और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती हैं, और उन बड़ी मछलियों को और बड़ी मछलियां खा जाती हैं। तो इस तरीके से जलीय जीवों में मछलियां कई तरह की होती हैं, छोटी मछली, बड़ी मछली, फिर शार्क मछली होती है जो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, वो जो मीडियम साइज की मछलियां होती हैं उनको खा जाती है। तो इस तरीके से भोजन के लिए एक श्रृंखला का निर्माण होता है जिसे हम खाद्य श्रृंखला कह रहे हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई? खाद्य श्रृंखला किसे कहेंगे, डेफिनेशन दे दोगे? हेलो सर। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ सर। हाँ जी, हाँ जी। सर ये बताइए, जैसे खाद्य सर इसकी जो सर इसका जो स्तर है सर, वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है खाद्य श्रृंखला का? ज्यादा से ज्यादा है वो, देखिए हमने कल ट्रॉपिकल लेवल देखे थे। ट्रॉपिकल लेवल में हमने कहा था, पहले नंबर तो हमने कहा था कि उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक होते हैं, तृतीयक होते हैं। और उसके बाद अगर चतुष्क पोषक स्तर या पांचवा पोषक स्तर है तो उन सबको मिलाकर तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत उसको डाल दिया जाता है। पोषक स्तर तो 4 5 6 तक हो सकते हैं, लेकिन हमने जो उपभोक्ताओं की जो कैटेगरी की है वो 3 की है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक द्वितीय तो आप बना लेंगे। जो पोषक स्तर 4 और 5 है उनको भी तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत रखा गया है। अब ये जो लेवल है, मैक्सिमम लेवल है, इसको दरअसल जब आपके सामने श्रृंखला होगी तभी डिसाइड किया जा सकता है। हर श्रृंखला के पोषक लेवल, पोषक स्तर, टॉपिकल लेवल है वो अलग अलग होंगे। जैसे जैसे कल हमने बात की थी, कल वाला व्यू लेते हैं इसको समझने के लिए एक बार। देखिए ये हमने देखा था इसके अंदर
तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे खाद्य श्रृंखला जंगल, घास का मैदान, समुद्र और झील। इसमें आप देख रहे हैं जंगल में जो लेवल है वो T3 तक है, जंगल का लेवल है T3 यानी उपभोक्ता थर्ड। घास के मैदान का जो लेवल है वो T4 तक है। इसी तरह से समुद्र का जो लेवल है वो T4 तक है, और हम देख रहे हैं झील में है वो T5 तक है। तो ये T5 T4 भी हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए छोटी मछली नहीं है उस झील के अंदर, जिसकी बात कर रहे हैं उसमें छोटी मछली नहीं है, या फिर प्रोटोजोआ नहीं है, मान लीजिए प्रोटोजोआ नहीं है, तो शैवाल को सीधे कीड़े, छोटे कीड़े खा जाएंगे। डिपेंड करता है सिस्टम पर, कौन कौन से जीव सिस्टम में मौजूद हैं, उस तरीके से ये ट्रॉपिकल लेवल यानी कि जो पोषक स्तर है वो अलग अलग हो सकते हैं। इसकी लिमिट नहीं है, इसकी लिमिट नहीं है कि पोषक स्तर कितने होंगे। हाँ, लेकिन जो उपभोक्ता है उनका हमने कैटेगराइजेशन किया है वो 3 है। ओके सर। समझ में आई आप लोगों को? बात समझ में आई आप लोगों को? जी सर। और कोई सवाल हो किसी का? सर मैंने ये उसकी सीटेट की बुक में पढ़ा था, तो उसमें एक क्वेश्चन दे रखा था यही वाला। तो सर उसमें हाँ जी। ऑप्शन दे रखे थे, तो उसमें जो आंसर दे रखा है वो 5 स्तर दे रखा था। हाँ तो 5 बेटा स्तर हमने यहाँ पर हाँ दिया है 5 में, लेकिन किसी में 6 भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हाईएस्ट कितने होंगे, वो डिपेंड करेगा वहां पर जीवों की संख्या पर। हम दे सकते हैं 5, लेकिन 6 भी होंगे, तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि 6 नहीं होंगे, 6ठा भी हो सकता है। कोई खाद्य श्रृंखला ऐसी भी हो सकती है। अगर कोई पर्टिकुलर, जैसे अभी हमने झील का एग्जाम्पल दे के अगर पूछ ले इस खाद्य श्रृंखला में कितने लेवल है, तब आप 5 कह सकते हैं, अदरवाइज फिर सवाल विरोधाभासी होगा। ओके सर। हम ठीक। हम अगर किसी श्रृंखला की बात करें तो ऐसा नहीं कह सकते उसमें 6ठा स्तर होगा ही नहीं, बनेगा नहीं, बन सकता है। तो अगर हम ऐसा सवाल अगर फूड चेन देकर पूछ लें कि इस फूड चेन में पोषक स्तर कितने हैं, तब तो वो सर्टेन हो जाएगा। फिर तो आप बता सकेंगे 3 है, 4 है, 5 है, या अधिकतम कितने वो आप बता सकते हैं। लेकिन अगर जनरल पूछ ले तो बताना मुश्किल होगा। वो डिपेंड करता है खाद्य श्रृंखला पर। ठीक है जी? ठीक है सर। ओके। उसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग, ये हमारे सामने खाद्य श्रृंखला का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? खाद्य श्रृंखला, अब देखिए जैसे हम बात करते हैं, ये हमारे सामने खाद्य श्रृंखला, इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं पोषक स्तर। उसके बाद बात करेंगे और एग्जांपल्स हमारे पास, जैसे ये है। अब इसमें पोषक स्तर जैसे हम देख रहे हैं चूहा है और उल्लू है। इसी तरह से जो जंगल वाला है, इसके अंदर हम देख रहे हैं जंगल वाले में खरगोश है, लोमड़ी है, लायन है। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया खरगोश, फॉक्स है वो द्वितीयक हो गया, और शेर है वो तृतीयक हो गया। इसी तरह से घास के मैदान की बात कर रहे हैं तो घास के मैदान के अंदर ये हो गए। तो हम इस तरीके से खाद्य श्रृंखला को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपको? खाद्य श्रृंखला है खाद्य के लिए या भोजन के लिए एक दूसरे पर जब जीव निर्भर होते हैं तो एक श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, आगे चले। यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं? सर उल्लू चूहा को खा जाता है? हाँ जी, उल्लू चूहों को खा जाता है। आप देख रहे हैं तो खाता ही है। हाँ जी, चले आगे। यस सर, चलिए। ओके। तो उसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट है जो हमारे पास वो है खाद्य जाल। अब देखिए ऐसे समझते हैं खाद्य जाल को कि हमारे पास एक धागा बन गया, एक चैन बन गई खाद्य श्रृंखला, और बहुत सारे धागों को अगर बीच में गांठ लगा दिया जाए, एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, तो क्या बनेगा? खाद्य जाल को समझने के लिए हम एक ऐसे ही प्रयोग करके देखते हैं कि हमारे पास खाद्य श्रृंखला तो हुई एक धागा, और ऐसे बहुत सारे धागों का बीच बीच में ऐसे गांठ बांध दें, जोड़ दें, तो क्या बनता है? एक जाल बनेगा। जाल बन जाएगा। तो सेम इसी तरह से नेचर के अंदर होता है। बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं एक इकोसिस्टम में होती हैं। 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं किसी एक इकोसिस्टम में हो सकती हैं। जब वो खाद्य श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं तब बनता है खाद्य जाल। और वो जुड़ेंगी भोजन के लिए। यहाँ पर श्रृंखला हो या जाल हो, उनमें जो लिंक है वो मात्र एक है, भोजन। तो भोजन के लिए जब खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो खाद्य जाल का निर्माण होता है। हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखने का प्रयास करते हैं। आप ये देखिए,
यहाँ पर जो पौधे हैं वो पौधे कई तरह के हैं जिनको दूसरे जीव खा रहे हैं। जैसे हमने देखा कि पौधे को, जो 3 तरह का पौधा उसको चूहा खा जाता है ना। ऐसे ही टिड्डा है, वो बहुत सारे तरह के पौधे खा सकता है, यानी कि ये एक दूसरे से जुड़ा, बहुत सारे पौधों से टिड्डा जुड़ गया, बहुत सारे पौधों से चूहा जुड़ गया। अब चूहे की बात करते हैं तो चूहे को सांप भी खा जाता है, चूहे को बाज भी खा जाता है, चूहे को उल्लू भी खा जाता है। तो एक खाद्य श्रृंखला ये बनी, गिलहरी, गिलहरी को सांप, सांप को बाज, एक खाद्य श्रृंखला ये बनी, गिलहरी, गिलहरी को सांप और सांप को बाज। दूसरी खाद्य श्रृंखला बनी कि चींटी, चींटी को और बड़े कीड़े और कीड़ों को उल्लू खा जाता है, दूसरी खाद्य श्रृंखला ये बनी। तीसरी खाद्य श्रृंखला बनी, पादप को टिड्डा खा जाता है, टिड्डे को चूहा खा जाता है, चूहे को बाज खा जाता है। चौथी बनी कि पौधों को गिरगिट खा जा, पौधों को कीड़े खाते हैं, कीड़ों को गिरगिट खा जाता है, गिरगिट को सांप खा जाता है, सांप को बाज खा जाता है। तो बहुत सारी खाद्य श्रृंखला है ये यहाँ पर घास का मैदान इसको हम कह सकते हैं। घास के मैदान में इस तरह की कई खाद्य श्रृंखला बनती है। अभी आपस में जुड़ कैसे गई? जुड़ ऐसे गई जैसे चूहे से जुड़ गई, चूहे को उल्लू भी खा गया, चूहे को सांप भी खा गया। तो जो दोनों खाद्य श्रृंखला अलग अलग थी वो चूहे के द्वारा एक दूसरे से जुड़ गई। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जब खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो इस तरीके से जो आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से एक जाल बनता है और इस जाल को हम खाद्य जाल कहते हैं। आपको नहीं समझ में आया आप मुझे पूछ। हाँ जी सर, इसकी डेफिनेशन ये बन सकती है, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह खाद्य जाल कहलाता है। हाँ, समूह की जगह आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं। जरूरी नहीं है समूह में जुड़े, अगर जुड़ेंगे नहीं तो जाल नहीं होगा। आपको बताना होगा कि कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से जब जुड़ जाती हैं तब जाकर वह खाद्य जाल का निर्माण करती है। देखिए, समूह का मतलब ये है कि आप उठा के सब एक साथ रख दें और जोड़े नहीं। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक जाल नहीं बनेगा। ठीक है जी? ठीक है। हाँ सर। और लैंग्वेज आप अपनी रखिएगा। मैं किसी किताबी भाषा की बात ही नहीं करता, कभी मैं किताबी भाषा नहीं बोलता। जो कॉन्सेप्ट है उसको सुन लीजिए, भाषा आपको आती है, आप अपनी भाषा में लिखें, बस अर्थ का अनर्थ ना हो। अभी आपने समूह की बात की, उसमें थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट गायब हो रहा है, इसलिए हम उसको थोड़ा सा रिफाइन करके अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलें। क्योंकि साइंस है ना, साइंस हमारे आसपास का, हमारे परिवेश का एक पार्ट है, तो हमें उसको किताबों में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम भाषा सभी लोग जानते हैं और कॉन्सेप्ट आपके सामने है, सारी चीजें आप एक दूसरे को देखे हुए हैं, लिंक है, हमसे जुड़ी हुई हैं, तो हम लिख सकते हैं विज्ञान को अपनी भाषा में, तो हम वैसे ही लिखेंगे। ठीक है जी, आगे चल रहे हैं। हेलो सर जी बताओ। क्या हम खाद्य श्रृंखलाओं को अपर्दन संबंधी श्रृंखला बोल सकते हैं? अपर्दन? जी सर। अपर्दन संबंधी श्रृंखला नहीं बेटा, वो प्रकार है एक, वो एक प्रकार हो सकता है अपर्दन वाला, जहां पर अपघटन हो जाता है पदार्थों का, जहां सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, तो एक टाइप बोल सकते हैं श्रृंखला का। लेकिन सभी खाद्य श्रृंखलाओं को अपर्दन श्रृंखला नहीं कह सकते। इसी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर क्या रहा? अंतर यह है कि खाद्य श्रृंखला में एक ही चेन होती है, एक ही धागा होता है, जबकि खाद्य जाल में बहुत सारी श्रृंखलाएं होती हैं और आपस में जुड़ी रहती है। जी सर। एक ही धागा होगा तो श्रृंखला होगी, जब बहुत सारे धागे जुड़े होंगे तो जाल होगा। ओके सर। ठीक ठीक बेटा। अब देखिए दूसरा एग्जांपल हमारे पास, ये जो जलीय जीव है, एक्वेटिक जो जीव है, इनका एग्जांपल है। इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ से देखिए क्रैब से जो स्क्विड है वो इसको खा जाएगा, उसको पेंगुइन खा जाता है, पेंगुइन को लियोपार्ड खा जाता है, यहाँ पर लियोपार्ड को जो किलर व्हेल होती है वो खा जाती है, इसी तरह से पेंगुइन को भी किलर व्हेल खा जाती है। स्क्विड है उनको एलिफेंट सील खा जाते हैं, सील को किलर व्हेल खा जाती है। इसी तरह से जो हमारे पास क्रिल है, या जो हम कहते हैं इनको झींगा मछली है, इनको बड़ी व्हेल मछली खा जाती है। इसी तरह से जो सूक्ष्म जो जीव है उनको छोटी मछलियां, उनको जो ये बगुला होते हैं वो खा जाते हैं, बगुले को लियोपार्ड सील खा जाती है।
और सील को फिर वापस से किलर व्हेल खा जाती। तो इस तरीके से कई श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। मेरा यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाने का अर्थ ये है कि आप लोग इसको देख पा रहे होंगे कि श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से लिंक है, और जब श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती हैं तो जाल बनता है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग ओके सर। सोचा करें, आप लोग सोचा करें, अपने दिमाग के अंदर प्रोसेसिंग करें जो मैं बोल रहा हूं, और अगर कुछ आउटपुट गड़बड़ होता है तो मुझे से क्लियर कर ले उससे। ठीक है जी, आगे चले फिर। खाद्य ठीक है जाल सर। हुआ, ओके। उसके बाद है जैव भू रासायनिक चक्र, जो तीसरी क्रिया है इकोसिस्टम की, जो तीसरी चीज इसके अंदर है साइकिल के फॉर्म में जो चलती है, वो है जैव भू रासायनिक चक्र। अब देखिए, पहले समझेंगे, कल भी वैसे हमने इस पर डिस्कस किया था, इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश की थी। केमिकल इन्वॉल्व हो और जीव भी इन्वॉल्व हो, और हमारे जो अजैविक घटक जैविक घटक दोनों मिलकर जब किसी चक्र का निर्माण करते हैं तो उसको जैव भू रासायनिक, क्योंकि पृथ्वी पर ही सारे चक्र चलते हैं इसलिए इसको जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। मैंने कहा था हर एक पदार्थ की मात्रा पृथ्वी पर स्थिर है। पृथ्वी का मतलब वायुमंडल भी उसी का पार्ट ही बन जाता है। वायुमंडल प्लस स्थल मंडल पर जो पदार्थ है उनकी मात्रा स्थिर है, और स्थिर होने के पीछे जो कारण दिया है वो यही है कि ये एक साइकिल की फॉर्म में चलते हैं। जितना पदार्थ काम में आता है उतना ही पदार्थ बन जाता है, टूट जाता है उसमें, और इस तरीके से पदार्थ की मात्रा स्थिर हो जाती है। तो हम एक दो एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे सामने वायुमंडल में, यानी ये CO2 का साइकिल है, तो CO2 के साइकिल को समझने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं CO2 कंज्यूम कहाँ पर होता है। तो पहला होता है वो पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा उसको कंज्यूम करते हैं। हरे पौधे सबसे ज्यादा इसको कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम जो होता है CO2 वो एक ही जगह पर होता है, वो होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, यानी पौधों द्वारा। दूसरा होता है कि जो चट्टानें बनती हैं वो चट्टानें भी कैल्शियम से बनती हैं, वो सॉरी जो कार्बन डाइऑक्साइड वो चट्टान बनाने में भी हेल्प करता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो चट्टानें हैं, ज्यादातर चट्टानें कैल्शियम कार्बोनेट की पाई जाती है। जो संगमरमर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो उसकी जो चट्टान है उसके रूप में भी CO2 पृथ्वी में पाया जाता है। तो दो भागों में हमारे यहाँ काम में आ रहा है CO2। एक तो कौन सा है, हमारे पास है चट्टानों के रूप में, और दूसरा है प्रकाश संश्लेषण यानी कि पौधों के रूप में। अब बात करते हैं कि वापस से वायुमंडल में कैसे जाता है। तो हरे पौधों को जलाएंगे तो जाएगा। इसी तरह से जो हरे पौधे जमीन में दब गए हैं, जिनमें CO2 दब गया है, जब पौधों के द्वारा जो CO2 जमीन में दब गया, वो CO2 वापस से जीवाश्म ईंधन पेट्रोल डीजल कोयला के रूप में जब इसको जलाते हैं तो CO2 पुनः मुक्त हो जाता है। जो जमीन के ऊपर है वो तो लकड़ी को जलाने से मुक्त होता है, या फिर पदार्थ जब लकड़ी सड़ गई गल गई तो भी उसमें से CO2 रिलीज हो जाएगा, या लकड़ी को जला दिया तो भी CO2 रिलीज हो जाएगा। तो ऐसे रिलीज होता है पौधों से। पौधों ने CO2 को लिया तो पौधों से ही वापस CO2 वायुमंडल को मिल जाता है। दूसरा हम बात करते हैं कि जो पौधे जमीन के अंदर दब गए तो उन्होंने जीवाश्म ईंधन बना लिया, उनका दहन करते हैं तब भी वो CO2 वायुमंडल को मिल जाती है। तीसरा जो चट्टानों के रूप में है, तो चट्टानों का जैसे जैसे विघटन होता है वो भी CO2 वायुमंडल में रिलीज हो जाती है। तो जितना CO2 पृथ्वी पर जीवों ने लिया उतना CO2 वापस से मुक्त हो जाता है। इस कारण CO2 की जो मात्रा है वो स्थिर हो जाती है। आप लोगों ने डायग्राम देखा होगा, डायग्राम को आप देख लीजिए एक बार, और कोई प्रॉब्लम है मुझे पूछ लीजिए। लाइम स्टोन है, चूना पत्थर है, उसमें CO2 है। जमीन के अंदर जो खनिज होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, तेल और गैस के रूप में भी CO2 संचित है, कोयला के रूप में भी CO2 है। तो इनको जब वापस से जलाते हैं तो पुनः, या फिर जो जलता है वाहनों के अंदर, मोटर व्हीकल्स के अंदर जो जलता है उससे वापस से CO2 मुक्त हो जाता है। लकड़ी के जलने से CO2 मुक्त हो गया, प्रकाश संश्लेषण द्वारा CO2 काम में आ गया, श्वसन द्वारा भी CO2 मुक्त होता है। जो हमने कार्बनिक पदार्थ पौधों से ग्रहण कर लिए, कार्बनिक पदार्थ हमने भोजन के रूप में ग्रहण किए, वो कार्बनिक पदार्थ के रूप में CO2 हमारे शरीर वो CO2 हमारे शरीर में चला गया। अब जब वो दहन होगा तो वो CO2 वापस से श्वसन के द्वारा मुक्त हो जाएगा। जो कार्बन गया है वो CO2 कार्बन के फॉर्म में गया, CO2 के फॉर्म में पुनः मुक्त हो जाएगा। सर
हाँ जी, पूछ लीजिए, इसमें सवाल पूछ लीजिए। मुझे लग रहा है आप लोग कंफ्यूज होंगे साइकिल को देख के। पूछ लीजिए सवाल मेरे से। सर ये प्लवक क्या है, प्लवक? प्लवक होते हैं बेटा जो पानी में तैरने वाले जीव हैं, वो प्लवक होते हैं। वो जीव दोनों तरीके के हो सकते हैं, पादप भी तैरने वाले हो सकते हैं और जंतु यानी छोटे कीड़े भी तैरने वाले हो सकते हैं, दोनों प्लवक कहलाए। ठीक है सर। और कोई सवाल किसी का हो तो पूछ लो बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे आपका साइकिल। सर एक बार इसकी डेफिनेशन फिर से बता दीजिए। जयपुर रासायनिक चक्र की। जी सर। हेलो, ओके बेटा। हाँ जी सर। देखिए अपनी लैंग्वेज में लिख देना, मैं कॉन्सेप्ट आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। एक ऐसा चक्र जिसमें सजीव तथा निर्जीव यानी जैविक तथा अजैविक घटक दोनों सम्मिलित रहते हैं, पदार्थों के ऐसे चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पदार्थों का ऐसा चक्र जिसमें जैविक तथा अजैविक घटक सम्मिलित रहते हैं उसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। शब्द आपके बदल सकते हैं, कॉन्सेप्ट यही रहना चाहिए। ठीक है सर। पदार्थों का एक ऐसा चक्र है, रसायनों का एक ऐसा चक्र है जिसमें सजीव यानी जैविक घटक तथा अजैविक घटक दोनों सम्मिलित रूप से भूमिका निभाते हैं, ऐसे चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। उसके बाद दूसरा चक्र हम देख रहे हैं, इसी तरह से हमारे पास जल है, उसके बाद CO2 है, जैसे नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन के चक्र की अगर बात करें हम लोग, तो नाइट्रोजन के चक्र के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मिट्टी के अंदर मिल जाती है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन भूमिका निभाते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, दो तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, एक तो होता है बैक्टीरिया द्वारा, और एक जब बिजली कड़कती है आसमान के अंदर, आप लोग बादल से ये देख रहे हैं, जब बादलों के अंदर बिजली कड़कती है तब भी जाके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का सीधा सा अर्थ है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो यौगिकों में बदल जाती है। गैस तो स्थिर रहती नहीं है, लेकिन यौगिक स्थिर हो जाते हैं, जहां पर उसको रख दिया जाए वहां वो रखा रहता है, मिट्टी के अंदर वो स्थिर हो जाता है। तो इसी को नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन की दो प्रोसेस है। पहला है कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को बैक्टीरिया इस्तेमाल करके उसको नाइट्रेट्स में या नाइट्राइट में या अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी नाइट्रोजन की यौगिक बना देते हैं। दूसरा है जब बिजली कड़कती है उसकी एनर्जी से जो नाइट्रोजन है वो नाइट्राइट्स के अंदर या नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दो तरीके से नाइट्रोजन कहाँ आ गई? जमीन पर आ गई, पृथ्वी पर आ गई। अब जो नाइट्रोजन आई है उसे पुनः बैक्टीरिया, जिसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, डीनाइट्रोजनीकरण, डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब डी नाइट्रोजनीकरण, यही बैक्टीरिया उस नाइट्रेट्स को, नाइट्राइट को पुनः नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और वायुमंडल के अंदर वो चली जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि जितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण हुआ उतना ही नाइट्रोजन के यौगिकों का विघटन होकर नाइट्रोजन गैस बन जाती है और वायुमंडल में इसकी मात्रा स्थिर रहती है। 78% नाइट्रोजन आज भी हमारे वायुमंडल में मौजूद है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? सर इससे तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसे भी बना सकते हैं, जो भूजैव रासायनिक है, हाँ बोलो बेटा। जैसे नाइट्रोजन और कार्बन धरती के अन्य अकार्बनिक तत्व यानी पौधे और जंतुओं के कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। बेटा हम कार्बन नाइट्रोजन को इसलिए फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि यही नहीं है, पानी भी है, ऑक्सीजन भी है, दूसरे तत्व भी हैं। तो हम जनरल करेंगे, उसको नाम नहीं लेंगे, उसको सामान्यकरण कर देंगे। हम उसको रसायन नाम दे देते हैं, रसायन या पदार्थ, ओके सर। है ना। तो अगर हम नाम दे देंगे तो उस पर्टिकुलर नाम की, उस पर्टिकुलर चक्र की डेफिनेशन हो जाएगी वो, अगर आपने नाम रख दिया तो। आप जनरल कहेंगे तब जाके वो आपका वो जो आपने जो टॉपिक लिया था जयपुर रासायनिक चक्र की डेफिनेशन निकल के आएगी। ओके सर। ठीक है जी सर।
ये नाइट्रोजन साइकिल समझ में आया? नाइट्रोजन साइकिल में एक तरफ समुद्र बना रखा है, एक तरफ चट्टाने बना रखे हैं, ऊपर बादल बना रखे हैं। इससे ज्यादा डरना नहीं है। बादल का मतलब यह है कि जो बिजली कड़कती है वो एनर्जी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हुआ। तो नाइट्रोजन का जो यौगिक बने वो या तो पानी में फेंके जा सकते हैं बारिश के साथ, या फिर मिट्टी में और चट्टानों में वो यौगिक हो सकते हैं। जहाँ पर बैक्टीरिया काम करते हैं उसको स्थिरीकरण कर लेंगे और वापस से डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। डीनाइट्रिफिकेशन से क्या होंगे? वो वापस से वायुमंडल में मुक्त हो जाएगी। ठीक, आगे चले। हाँ जी, बताइए, समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर, आ गया समझ में। चलिए। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अगली जो साइकिल है वो है वाटर साइकिल। और वाटर साइकिल को तो आप लोगों ने देखा हुआ है। वाटर साइकिल आप लोगों के लिए नया नहीं है। पानी की बरसात होगी, वो नदियों में, झीलों में जाके समुद्र में मिल जाएगा, पुनः बाष्पीकरण होगा और बाष्पीकरण द्वारा वो वापस से वायुमंडल के अंदर चला जाएगा। पौधे हैं वो जमीन से पानी को अवशोषित कर लेते हैं, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पुनः वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो जितना पानी जमीन पर बादलों के द्वारा आता है उतना ही पानी जमीन से बादलों के रूप में वापस चला जाता है। और ये चक्र निरंतर रूप से जारी है, जिससे जल की मात्रा भी पृथ्वी पर वायुमंडल में स्थिर हो जाती है। ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीजन साइकिल। तो ऑक्सीजन साइकिल में हम लोग देख रहे हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ, फिर ये ऐसे बोलते हैं कि पानी को बचाओ, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका पानी को मतलब ज्यादा बेटा वेस्ट ये, मत करो, पानी खत्म हो रहा है, पानी खत्म हो रहा है। आप बोल इसका रहे हो कि मतलब पानी ये है करो, पानी इतना ही रहता है। हाँ जी, इसका मतलब ये है बेटा कि पानी जो बचा रहे हैं वो मीठा पानी है। मीठे पानी की पृथ्वी पर जो मात्रा है वो नगण्य है। नगण्य मात्रा को भी हम अगर दुरुपयोग करने लगेंगे तो फिर किसी दिन बिना पानी के जो जीवन असंभव है उसका सामना करना पड़ेगा। पानी की मात्रा जो हम बचाना चाहते हैं वो मीठा पानी है, और जो हमें मिलेगा इसके बाद वो होगा खारा पानी, जिसे आप यूज नहीं कर पाए। इसीलिए हम खारे जी। पानी को नहीं बचाते। हम लोग जो बात करते हैं वो मीठे पानी को बचाने की करते हैं। जो जमीन के अंदर पानी जा रहा है, जिसका बहुत अधिक दोहन करके हम वायुमंडल को दे रहे हैं, वायुमंडल समुद्रों को दे देता है, तो जमीन के अंदर का जो जल है वो खत्म हो रहा है। देखिए हमने क्या कहा, जमीन के अंदर के जल का दोहन कर रहे हैं, उसे हम वायुमंडल को दे रहे हैं, वायुमंडल समुद्रों को दे देता है। तो समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है और भूमि का जल स्तर घट रहा है, नदियों का जल स्तर घट रहा है, झीलों का, तालाबों का जल स्तर घट रहा है। जो संकटकालीन स्थिति है, इसको बचाने की बात करते हैं। जी सर। ओके, अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन साइकिल की। तो ऑक्सीजन साइकिल में आप लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन, सबसे पहले बात करें कि यूज कहाँ होता है। तो ऑक्सीजन यूज होता है सबसे ज्यादा श्वसन में। पादप हो या जंतु हो, वो सबसे ज्यादा श्वसन में यूज करेंगे। श्वसन में जब यूज हो जाता है तो CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब ऑक्सीजन को लेते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? CO2 में। CO2 होके वो रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद पौधे उसको लेते हैं। पौधे लेने के बाद पौधे उस CO2 में से ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से साइकिल चलेगी। हमने ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया श्वसन में, चाहे पादप हो या जंतु, हमने श्वसन में इस्तेमाल किया। श्वसन में इस्तेमाल करने के बाद हमने उसका जो प्रोडक्ट बनाया वो बना CO2। CO2 को हमने वायुमंडल में मुक्त किया। अब वायुमंडल से CO2 को पौधे ले लेंगे। उस CO2 को जो ऑक्सीजन से बनी, उसको किसने ले लिया? पौधे ने। पौधे ने उसको वापस से O2 में कन्वर्ट करके वायुमंडल को दे दिया। तो जितनी ऑक्सीजन यहाँ पर काम में आई पौधे और जंतुओं द्वारा, उतनी ही ऑक्सीजन पौधे अकेले बनाकर वायुमंडल को दे देते। इस तरीके से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा भी स्थिर हो जाती है। ठीक है? जीवाश्म ईंधन हो, जीवाश्म ईंधन के रूप में अगर हमारा ऑक्सीजन संचित हुआ है, भोजन के रूप में ऑक्सीजन संचित हुआ है, तो वो भी जलकर CO2 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं रेड कलर की जितनी भी लाइन है, रेड कलर की लाइन का मतलब CO2 उत्सर्जन करने वाले स्रोत, ऐसे सोर्स जहां से CO2 रिलीज हो रहा है। साइकिल पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन की, लेकिन यहाँ दिखा क्या रहे हैं? CO2। क्यों दिखाया?
क्योंकि हमने जो ऑक्सीजन लिया था वो CO2 के अंदर कन्वर्ट हुआ, किनके द्वारा? जो रेड लाइन आप देख रहे हैं इनके द्वारा कन्वर्ट हुआ। तो जब कन्वर्ट होके हमने वायुमंडल को जो हमारी ऑक्सीजन थी CO2 के रूप में दे दी, लेकिन यह उपकार हम पर पौधे करते हैं कि जितने सोर्स से हमने CO2 दी, ऑक्सीजन को कन्वर्ट करके CO2 के रूप में दी, उतने सोर्स से प्राप्त CO2 को पौधे ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। जब ऑक्सीजन में पूरी CO2 कन्वर्ट हुई थी तो हमने जितना कंज्यूम किया था ऑक्सीजन को, उतनी हमें प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। ठीक है जी। आगे चले बेटा। सर इसमें एक क्वेश्चन है मेरा। पूछिए। हाँ सर, इसमें रॉक वेदरिंग दे रखा है, तो इसके थ्रू कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक O2 बनती है डायग्राम के अंदर? हेलो, रॉक वेदरिंग का मतलब क्या हुआ? चट्टानी श्वसन? हाँ सर, इसमें दे रखा है ना कि रॉक वेदरिंग से भी मतलब O2 एनवायरनमेंट के अंदर जाती है। हाँ, रॉक वेदरिंग का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। दरअसल यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो चट्टानों पर जो क्रियाएं होती हैं, वो क्रियाओं से दरअसल CO2 रिलीज होगा। या तो डायग्राम में इसमें कोई, मुझे नहीं लग रहा ये CO2, ये मतलब ऑक्सीजन रिलीजिंग का कोई सोर्स है रॉक वेदरिंग। अच्छा, तो आप इसको CO2 के रूप में ले लें और CO2 के रूप में इसको रिलीज कर दें, अच्छा ठीक है सर, ठीक। क्योंकि और कोई सोर्स नहीं है जो ऑक्सीजन रिलीज करता है प्लांट्स के अलावा। हाँ ठीक। या फिर कुछ ऑक्साइड हैं जो रॉक के रूप में हो सकते हैं। ऑक्साइड जैसे मान लीजिए सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है या कैल्शियम ऑक्साइड है। इनका यदि विघटन होता है, वैसे ये स्टेबल है, लेकिन अगर इनका विघटन होगा तो जाके इनसे ऑक्सीजन रिलीज हो सकती है। लेकिन ये वर्ड है रॉक वेदरिंग, इससे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये ऑक्सीजन रिलीज करे। ओके सर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पारिस्थितिकी पिरामिड। हमारे पास ये तीसरी क्रिया थी इकोसिस्टम की, जैव रासायनिक चक्र। चौथा है पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। देखिए डेफिनेशन कल देखी थी, आज इस पर डिटेल देख लेते हैं। डेफिनेशन यह है कि जब जीवों का संबंध किसी पिरामिड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जीवों का संबंध किसी पिरामिड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तब उसे इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। इकोलॉजी के अंदर जीवों में संबंध होता है। इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी जो है हमारे पास, ये हमने कल बता दिया था आपको कि जैविक और अजैविक घटकों का संबंध है। तो इसी संबंध को जब पिरामिड के द्वारा शो करने लग जाते हैं, तब उसे कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। पारिस्थितिकी के जो रिलेशन है, चाहे वो जैविक घटकों के मध्य रिलेशन है या अजैविक घटकों के मध्य रिलेशन है, इन रिलेशंस को जब पिरामिड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तब उसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। जैसे बात करें भोजन का संबंध है, खासकर हम इकोसिस्टम के अंदर भोजन के संबंध को बहुत ज्यादा अध्ययन करते हैं। तो भोजन के संबंध को या फिर उनकी संख्या के संबंध को या फिर उनकी ऊर्जा के संबंध को या उनके भार के संबंध को, इन संबंध को यदि पिरामिड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तब उसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। देखिए मैंने कौन कौन से संबंध की बात की। संख्या का संबंध हो किसी इकोसिस्टम में कि प्राथमिक जीवों के उत्पादक कितने होंगे संख्या में, प्राथमिक उपभोक्ता कितने होंगे, द्वितीयक कितने होंगे, तृतीयक कितने होंगे। इस संबंध को, संख्या वाले संबंध को यदि पिरामिड के द्वारा हम शो करते हैं, प्रेजेंटेशन का एक तरीका है। हम प्रेजेंटेशन के लिए नहीं बनाते, चार्ट बनाते हैं या फिर पाई डायग्राम बना देते हैं, लाइन डायग्राम बना देते हैं। ऐसे प्रेजेंटेशन के लिए जो हमारे पास तरीका होता है, तो जो पिरामिड है वो भी प्रेजेंटेशन का एक तरीका है। हम संबंध को पिरामिड के द्वारा शो कर रहे हैं, तो हम उसे इकोलॉजिकल पिरामिड कहेंगे। ठीक है सर इसकी एक डेफिनेशन बता दीजिए कुछ। ठीक है, लिख लीजिए डेफिनेशन। वैसे डेफिनेशन में मत लिया कीजिए ज्यादा, चलिए लिख लीजिए डेफिनेशन। हम बता रहे हैं इसकी। जब जीवों के संबंध को ऐसा लिख लीजिए, जब पारिस्थितिकी में उपस्थित जीवों के संबंध को
पारिस्थितिकी में उपस्थित जीवों के संबंध को हाँ सर, आगे। जब पिरामिड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जब पिरामिड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तब उसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। ठीक है सर। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये 3 तरह से हैं। हमारे पास जो पिरामिड है, जो इकोलॉजिकल पिरामिड, उनको 3 भागों में बांट दिया है। पहला है जीव संख्या पिरामिड, दूसरा है हमारे पास जीव भार पिरामिड, तीसरा है हमारे पास ऊर्जा पिरामिड। तो 3 तरह के पिरामिड बनाए गए हैं इकोसिस्टम में। एक एक करके तीनों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो जीव संख्या पिरामिड की बात करेंगे। जीव संख्या पिरामिड में हम लोग देख पा रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यही ले लीजिए। ये एग्जाम्पल है वो घास के मैदान का। घास के मैदान में अगर हम बात करें तो संख्या वाला, तो संख्या की बात करेंगे। जैसे हरे पौधे हैं, उसको खाने वाले चूहे, चूहों को खाने वाले जो जीव हैं ये, और इसको खाने वाले बाज। संख्या का अनुमान लगाइए, सबसे ज्यादा कौन से होंगे? घास के पौधे, या चूहे, या चूहों को खाने वाले, या बाज? सबसे ज्यादा कौन से होंगे? घास के पौधे। संख्या की बात कर रहे हैं तो घास के पौधे सबसे ज्यादा, अगर गिनने लग जाओगे घास के पौधे, तो सबसे ज्यादा घास के पौधे होंगे। इसका बड़ा एरिया बनाएंगे। घास के पौधों का एरिया बन गया बड़ा, ठीक। उसके बाद घास को खाने वाले चूहे कम होंगे, तो इसका जो एरिया है वो बनेगा छोटा। आप देख रहे हैं एरिया छोटा बनाया ना हमने। इसी तरह से चूहों को खाने वाले चूहों से कम होंगे कि चूहों से ज्यादा? चूहे 10 है तो चूहे खाने वाले कितने हो सकते हैं? कम होंगे। अगर खाने वाले ज्यादा होंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि भोजन ही नहीं मिलेगा। तो हमेशा वो क्या होंगे? उससे भी कम होंगे। और बाज कोई एक आध होगा उस मैदान में, तो बाज एक ही दिखा रखा है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा हरे पौधे, फिर उससे कम प्राथमिक उपभोक्ता, उससे कम द्वितीयक उपभोक्ता, उससे कम तृतीयक उपभोक्ता। तो पिरामिड जो बना वो कैसा हुआ? सीधा या उल्टा? सीधा। सीधा। यही सवाल पूछ लेते हैं, घास के मैदान का जीव संख्या पिरामिड कैसा बनेगा? तो वो कैसा होगा? सीधा होगा। बात समझ में आई आपको? यस सर। जी सर। अब क्या कोई पारिस्थितिकी तंत्र में कोई जीव संख्या पिरामिड उल्टा भी हो सकता है? ये भी हम देखते हैं। एक और एग्जांपल आपके सामने है, इसमें आप लोग देख रहे हैं। सर, हाँ जी, हेलो सर, किसी का माइक ऑन है और टीवी चल रही है, बंद करवा दीजिए। माइक बंद कर दो बेटा। हाँ जी, हो गया माइक बंद? हाँ सर, हो गया। यस सर। देखिए, इसको देखिए आप, ये जो जीव भार के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन दरअसल ये जीव संख्या वाला है। जैसे हम एक वृक्ष की बात करें, एक वृक्ष पर पूरा एक वृक्ष को हम इकोसिस्टम मान लें, एक वृक्ष को, क्योंकि उस पर सारे पोषक स्तर मौजूद होंगे। तो एक वृक्ष को अगर हम देखें तो इसको प्राथमिक जो उपभोक्ता है वो चिड़िया होंगी। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होंगे? चिड़िया, क्योंकि चिड़िया वृक्ष पर निर्भर होती है। तो चिड़िया की संख्या पेड़ से ज्यादा होगी या नहीं? होगी ज्यादा। होगी सर। बिल्कुल हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो चिड़िया है उनकी संख्या ज्यादा हो गई। उसके बाद चिड़ियों पर जो परजीवी होते हैं, जो चिड़ियों पर निर्भर होते हैं, जैसे हमारे शरीर पर होते हैं ना, जुआ पाए जाते हैं, जू, ऐसे ही Yes, sir. चिड़ियों के शरीर पर भी परजीवी पाए जाते हैं। कीड़े होते हैं जो उनसे चिपके रहते हैं, उनका खून पीते रहते हैं। तो उनकी संख्या चिड़ियों से ज्यादा होगी कि कम? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी सर। तो ज्यादा होगी उनकी संख्या। यानी प्राथमिक उपभोक्ता 1, द्वितीयक उपभोक्ता 3-4 हो गए, तृतीयक उपभोक्ता 10-15 हो गए। और फिर उनके ऊपर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, फंगस या बैक्टीरिया,
उनकी संख्या उन परजीवी से भी ज्यादा होगी। तो आप देख रहे हैं संख्या बढ़ती जा रही है। तो पिरामिड कैसा होगा, इन्वर्ट या उल्टा होगा? उल्टा उल्टा। है। तो अगर वृक्ष के, अगर कहते हैं कि वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव संख्या पिरामिड कैसा होगा, तो आप उल्टा बता दें संख्या पिरामिड कैसा होगा? उल्टा होगा सर। उल्टा। उल्टा। ठीक है, तो ये उल्टा हो गया। उसके बाद बात कर रहे हैं, तो हमने दोनों देख ली, जीव संख्या पिरामिड में दोनों देखे। एक तो हमने सीधा भी देखा और उल्टा भी देख लिया। ठीक, क्लियर हुआ? तो जी एक बार सर। वापस देखा कि जो घास के मैदान में जीव संख्या पिरामिड है वो सीधा, और अगर वृक्ष के पिरामिड की बात करें, वृक्ष को अगर इकोसिस्टम मान लें, तो उसका पिरामिड कैसा होगा, जीव संख्या उल्टा। उल्टा। ठीक है जी, ठीक है सर। समझ में आ गई? यस सर। आगे चले। सर इसमें कीड़े हैं जो, हाँ जी, सर पेड़ वाले उस तंत्र में कीड़े हैं जो वो मतलब चिड़ियों के ऊपर रहते हैं। हाँ, परजीवी के रूप में उनसे चिपके रहते हैं। आपने देखा होगा जानवर जैसे गाय भैंस कुत्तों के ऊपर छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, किल्ली बोलते हैं। हमारे शरीर पर पिस्सू बोलते हैं, जू बोलते हैं। तो ये परजीवी हैं। ऐसे परजीवी पक्षियों के शरीर पर भी पाए जाते हैं। अच्छा, फिर ये बैक्टीरिया होते हैं, ये पैरासाइट दिखाए जो ये वाले सबसे ऊपर वाले। सबसे जो ऊपर वाले हैं ये भी पैरासिट है और वो भी पैरासिट है। परजीवी उसे ही कहते हैं जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं और भोजन के लिए, क्योंकि ये अविकल्पिक होते हैं, उसी पर निर्भर रहते हैं जिस जीव के हैं, तो ये परजीवी कहलाएंगे। जंतुओं पर निर्भर होते हैं। ये पूरे के पूरे जीव को नहीं खाते, भक्षण नहीं करते। वो भी जिंदा रहता है और वो भी जिंदा रहता है, सिर्फ नुकसान तो पहुंचाता है। तो ऊपर वाले पैरासाइट कीड़ों पर डिपेंड रहेंगे, मतलब इसके ऊपर रहेंगे कीड़ों के अंदर। हाँ हाँ जी, कीड़ों पर वो डिपेंड रहते हैं। वो कीड़ों के परजीवी है। ठीक है। जो ठीक है, आगे बैक्टीरिया है या फंगस है, कुछ जो इनके ऊपर लग जाते हैं कीड़ों के ऊपर, वो कीड़ों से भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो उनके परजीवी हो। ठीक है। ठीक है जी। यस सर, आगे समझ। अब बात करते हैं जैव भार पिरामिड। जैव भार, तो जैव भार की बात करते हैं कि जीवों का भार। अब किसी जंगल की बात करें, जंगल की, तो जंगल के अंदर जो पौधे हैं उनका वजन निकालें, उनका वेट निकालेंगे, भार निकालेंगे, तो सबसे ज्यादा भार किनका आएगा, पादपों का या खरगोश का? पादपों का। तो सबसे ज्यादा जो वेट होगा वो पादपों का होगा। उससे जो कम वेट होगा वो शाकाहारियों का होगा। शाकाहारियों की संख्या ज्यादा होती है मांसाहारियों की तुलना में, है ना? तो जैसे मान लीजिए एक जंगल में 100 वृक्ष है, हरे पौधे मिलाकर 100 हो गए, और 10 खरगोश रहते हैं, या फिर मान लीजिए 50 खरगोश हैं। 50 खरगोश का जो वेट लेंगे वो 100 पादपों के वेट से कम निकलेगा। इसी तरह से खरगोश को खाने वाले जीव हैं, जैसे बात करते हैं खरगोश को खाने वाले भेड़िया, तो भेड़िया की संख्या हो जाएगी मान लीजिए 20। अगर 50 खरगोश है तो 20 भेड़िया होंगे ज्यादा से ज्यादा, तभी जाके उनका पेट भर पाएंगे। अगर ज्यादा भेड़िया होंगे तो मर जाएंगे। डार्विन ने कहा था संघर्ष करेंगे और आपस में लड़के मर जाएंगे, या फिर अंतरजातीय संघर्ष से मर जाएंगे। यानी संख्या हमेशा कम होगी, किससे? खरगोश से। और भेड़िया को खाने वाला शेर, वो तो जंगल का राजा एक ही होता है, उनकी संख्या 2-4 होती है, तो वो आपस में वो भी संघर्ष करके खत्म हो लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर जाने पर संख्या घट रही है और भार भी घट रहा है। तो जंगल का जैव भार पिरामिड उल्टा होगा या सीधा? सीधा। सीधा हो जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ भार ज्यादा है, यानी कि उत्पादक का भार ज्यादा, प्राथमिक उपभोक्ता का उससे कम, द्वितीय का और कम, तृतीय का सबसे कम भार है। तो ऊपर की तरफ चोंच बन जाएगी। ऊपर की तरफ कम हो गया, नीचे की तरफ ज्यादा। ज्यादा है तो चौड़ा हो जाएगा उसका बेस, बेस चौड़ा हो गया, और चोटी है वो नुकीली हो गई, क्योंकि ऊपर जाने पर इसकी जो संबंध है वो कम होता जा रहा है, जो गुण है वो घट रहा है ऊपर की तरफ, इसलिए चोंच है वो नुकीली। अगर गुण बढ़ता तो चोंच चौड़ी होती जाती, यानी उसका जो
बेस है वो तो चौंच हो जाता और ऊपर वाला सिरा है वो चौड़ा हो जाता। अगर बढ़ता है तो, अगर गुण ऊपर की तरफ बढ़ता है तो रिवर्स हो जाएगा पिरामिड, यानी कि नीचे की तरफ सकड़ा और ऊपर की तरफ चौड़ा होता जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा पिरामिड। और अगर कोई गुण नीचे ज्यादा है, यानी कि उत्पादक का कम ज्यादा है और प्राथमिक का कम, द्वितीय का और कम, ऊपर की तरफ अगर घटता जा रहा है तो पिरामिड ऊपर की तरफ से नुकीला होगा और उसे हम सीधा पिरामिड कहेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आई? सीधा पिरामिड समझ में आया आपको? जैव भार जो पिरामिड है वो समझ में आया सीधा? जी सर। आगे चले बेटा, दूसरा एग्जांपल देखते हैं उल्टा वाला। तो आपके सामने ये डायग्राम गलत पेस्ट हो गया है। ये जैव भार वाला पिरामिड है, जो मछली आप देख रहे हैं नीले रंग की और ये सब, ये जैव भार पिरामिड रिवर्स वाला है। तो रिवर्स में हम लोग अब देखेंगे कि जो कीड़े हैं उनका जो वजन है वो छोटी मछलियों से कम होगा। पानी के अंदर जो छोटी छोटी मछलियां हैं उनका जो वजन अगर निकालें तो काई है, काई जिसको बोलते हैं, प्लवक है, जो पादप हैं तैरने वाले, उनका अगर वजन लिया जाए तो उनसे ज्यादा वजन मछलियों का आता। कुछ कहना है आप लोगों को? मेरी बात सुन के कुछ बोलेंगे नहीं आप लोग? गुस्सा तो नहीं हो रहे आप लोग? मुझे सही लगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो बड़ी मछलियां जैसे शार्क है, व्हेल है, अगर ये समुद्र के अंदर 2-4 भी होली तो इनका वजन है वो छोटी मछलियों से भी ज्यादा निकल जाएगा। इनका शरीर इतना विशालकाय होता है कि अगर इनके भार की बात करें तो बड़ी मछलियों का जो भार है वो छोटी मछलियों से ज्यादा बैठेगा। ऐसी कंडीशन में जो पिरामिड है वो कैसा हो जाएगा? उल्टा। ये जो भार वाला गुण है समुद्र के अंदर, समुद्र वाला है, ये मैराइन यानी जो खारे पानी वाला जो सिस्टम है, तालाब के अंदर बड़ी बड़ी मछलियां नहीं होती, लेकिन समुद्र की अगर बात करें तो समुद्र के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं। तो ये जो पिरामिड होगा वो कैसा हो जाएगा? उल्टा होगा। ठीक है जी? हेलो सर। हाँ हाँ जी, हाँ जी। सर जीव संख्या में पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों तरीके से हो सकता है। हाँ जी, जीव संख्या हर पिरामिड उल्टा और सीधा हो सकता है। कोई सा भी पिरामिड हो वो देखना पड़ेगा इकोसिस्टम कौन सा है, वहां पर जीवों में रिलेशन कैसा है, जैसा रिलेशन वैसा पिरामिड। अगर रिलेशन ऊपर की तरफ घट रहा है तो सीधा होगा और रिलेशन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है। देखना होगा हमें, इकोसिस्टम का अध्ययन करना होगा और यही तो तरीका है प्रेजेंटेशन का। इसके द्वारा अगर हमने पिरामिड उल्टा बना दिया तो समझ में आ रहा है हमें कि वो जो गुण है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, साफ दिख जाता है, एक झलक देखते। प्रेजेंटेशन का तरीका ही तो है। डायग्राम आते ही, पिरामिड आते ही हमारी समझ में आ गया कि ये रिलेशन तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और अगर सीधा पिरामिड बन गया तो हम मान लेंगे कि ये जो गुण है संख्या वाला है या भार वाला गुण है ये ऊपर की तरफ घट रहा है। ओके। अच्छा, मैं अभी इस बात को कह दूं, बाद में क्लास खत्म होती है, दिमाग से कई बार निकल जाती है। आप लोग इस पार्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप तैयारी कर लें। हम एक क्लास लेकर आपके जो क्वेश्चंस आएंगे कंपटीशन के उन पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है? तो आज ही आपके पास जितने टेट सीटेट जो भी आपने कंपटीशन की किताबें देखी हैं, इकोसिस्टम से संबंधित सवाल हर किसी में आता है और वो सवाल कैसे आते हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा। आपको डाउट होंगे तो कल कंपटीशन में सवाल किस लेवल के पूछे जाते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उस पर भले अपन चर्चा कर लेंगे 10-20 मिनट, जितना भी आपको जरूरत होगी टाइम। आगे चलें, तीसरे पिरामिड की बात कर रहे हैं। हमारे पास दो हो गए, संख्या वाला हो गया, भार वाला हो गया। सर अरे बोले बेटा, क्या बोल रहे हैं? सर मैं ये बोल रही थी, आपने जो ये समुद्र वाला बताया है इसमें तो उल्टा पिरामिड बना है, और अगर तालाब की बात करें तो? तालाब की बात कर लीजिए, तालाब की बात करके देख लेते हैं तालाब में क्या क्या होगा। तालाब में होगा काई होगी यानी पौधे होंगे। पौधे के बाद क्या होगा? उसको छोटे काटने वाले कीड़े होंगे और कीड़ों को खाने के ऊपर मछलियां होंगी। तो रिवर्स ही होगा, इन्वर्ट होगा। सीधा होगा ना? हाँ, इन्वर्ट होगा, उल्टा होगा, सीधा नहीं बेटा, उल्टा। मछलियों का जो भार है वो हमेशा ज्यादा निकल जाएगा उस काई से। ओके सर। जो तो सर फिर काई ये तो होती है, सर मछलियां
बोलिए, एक एक करके बोलिए बेटा। सर मछलियों को कौन थोड़ी खाएगी? किसको कौन खाएगी? बड़ी छोटी मछलियों को कोई नहीं खाएगा। सर छोटी मछलियों को मान के चलो, काई को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, हाँ जी। उनको भी अच्छा। और खाना है। नहीं, कीड़े मकोड़े जिसको मछली खाती है, जिसको मछली खाती है वो मछली को नहीं खा सकते। देखिए देखिए, वो कीड़े मकोड़े जो आप कह रहे हैं वो कीड़े मकोड़े नहीं है, दरअसल वो बैक्टीरिया होते हैं जो मछली का विघटन कर देते हैं। अगर मछली पानी के अंदर मर गई तो उसको नष्ट करने वाले डिकम्पोजर, अपघटक या बैक्टीरिया और फंजाई होंगे, और कोई कीड़े नहीं खाते मछली को, उसका अपघटन होता है। दूसरी चीज बात कर रहे हैं हम लोग कि मछली का बाहर ज्यादा क्यों होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि जो पौधे हैं उनको खा रहे हैं जंतु, जो कीड़े आप बात कर रहे हैं वो खा रहे हैं, वो शाकाहारी हैं, वो मछली खाने वाले कीड़े नहीं है। जो आप कीड़ों की बात कर रहे हैं वो कीड़े शाकाहारी हैं, वो हरे पौधों को खा जाते हैं, और जो मछलियां होती हैं वो पौधों को भी खा जाती हैं और कीड़ों को भी खा जाती है। इसलिए मछलियों का भार हमेशा पादप और कीड़ों से ज्यादा हो जाता है। तो इसमें जो पिरामिड होगा, जलीय जो तंत्र है, इसके अंदर इन्वर्ट यानी उल्टा होगा। सर ये तो दोनों तरह से निकाला जा सकता है, संख्या के आधार पर भी और भार के आधार पर भी। बिल्कुल, क्यों नहीं निकाला जाएगा। संख्या के आधार पर सीधा होगा यही पिरामिड, और भार के आधार पर उल्टा हो जाएगा। यही इसी सिस्टम में, एक सिस्टम में आप 3 पिरामिड लगा सकते हैं। संख्या वाला लगा, हर एक सिस्टम में 3 पिरामिड बनेंगे, हर एक सिस्टम में 3 पिरामिड बनेंगे। संख्या वाला भी बनेगा उसी में भार वाला भी बनेगा, और उसी में एनर्जी वाला। आप घास का मैदान ले लीजिए, उसमें तीनों बनेंगे। देखिए घास के मैदान की बात कर लेते हैं आप। घास के मैदान की बात करेंगे, संख्या वाला हमेशा सीधा होगा, भार वाला है वो उल्टा हो जाएगा घास के मैदान में। और ऊर्जा वाले की भी बात करते हैं, ऊर्जा वाला हमेशा सीधा बनता है, ऊर्जा वाला कभी उल्टा नहीं बनता। मैं वो बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। तो हर एक सिस्टम, आप कोई सा भी इको सिस्टम मान लें, चाहे वो एक बूंद के रूप में मान लें, चाहे विशाल का समुद्र मान लें, या पूरी पृथ्वी को एक इको सिस्टम मान लें। जब आप इको सिस्टम मानेंगे, इको सिस्टम आपके मानने पर डिपेंड करता है, वो कितना भी छोटा हो सकता है, वो कितना भी बड़ा हो सकता है। तो आप कोई सा भी इको सिस्टम ले लें, उसमें 3 तरह के पिरामिड होते हैं। यहां तक की बात समझ में आई? यस सर। तीसरा जो पिरामिड है वो ऊर्जा पिरामिड है, और ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, यानी कि सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है उत्पादक के पास। सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है उत्पादक के पास, उससे कम ऊर्जा होती है प्राइमरी कंज्यूमर के पास, उससे कम होती है सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, उससे कम होती है थर्ड टर्सरी कंज्यूमर के पास, और जो टॉप कंज्यूमर है उसके पास सबसे कम। हाँ जी। तो ऊर्जा घटती जा रही है, ऊपर जाने पर जितने पोषक स्तर बढ़ते जाएंगे उतनी ऊर्जा घटती जाएगी। तो ऊर्जा का पिरामिड है वो हमेशा सीधा होगा। भोजन के रूप में हरे पौधे ज्यादा बढ़िया होते हैं, जिनके पास भोजन के रूप में हरे पौधे होते हैं वो ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ज्यादा क्रियाशील होते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा की मात्रा हरे पौधों से हमारे शरीर में ज्यादा पहुंचती है। जो मांसाहारी होते हैं उनके शरीर में ऊर्जा कम पहुंचती है, किसकी तुलना में? शाकाहारियों की तुलना में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो किसी भी सिस्टम का ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होगा, ऊपर जाने पर ऊर्जा हमेशा घटेगी। उसके बाद बात करते हैं ऊर्जा प्रवाह की। तो देखिए ऊर्जा प्रवाह के अंदर हमने आपको बता दिया कि सबसे अधिक जो ऊर्जा होती है वो उत्पादक की होगी, उसके बाद ऊर्जा लगातार घटती जाती है। तो ऊर्जा का जो फ्लो है वो ऊर्जा का फ्लो इस तरीके से होगा कि सबसे कम ऊर्जा है वो हम लोग देख रहे हैं, जो हमारे पास प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर के पास मान लीजिए सूर्य से जो ऊर्जा आई वो आई 1000 किलो कैलोरी। तो केवल इसका 10% पार्ट ही रेविट के अंदर गया, 90% ऊर्जा खर्च हो गई।
तो जो व्यक्ति पौधे खाएगा उसको तो 100% मिलेगी, यानी 10,000 किलो कैलोरी मिलेगी, और जो रैबिट खाएगा उसको 10% मिलेगी, यानी उसको 1,000 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। अब रैबिट को सांप ने खा लिया, सांप के पास जो रैबिट के पास थी उसका 10% गई, यानी कि वो गई 10 किलो, इसके पास 1,000 किलो कैलोरी थी तो उसके पास 100 किलो कैलोरी ऊर्जा जाएगी, यानी 10% जाएगी। इसी तरह से बात करते हैं, जो बाज है जो सांप को खा रहा है उसके पास 10 किलो कैलोरी, यानी उसका 10% ऊर्जा जाएगी। तो 90% एनर्जी एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जब ट्रांसफर होती है तो 90% एनर्जी उसकी खर्च हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा का अगर आकलन करें कि इस जीव में कितनी ऊर्जा होगी, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा पादपों में, उससे कम ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता में, उससे कम द्वितीयक उपभोक्ता में, यानी जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ऊर्जा के मान में कमी हो रही है। यहां तक की बात समझ में आई आप लोगों को? कोई सवाल है किसी का? नहीं सर। तो ये आपका जो फर्स्ट यूनिट है, जैव विकास, इवोल्यूशन एंड इकोसिस्टम जो था, जैव विकास और पारिस्थितिकी, ये कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट यूनिट। सर तो हमारे हाँ जी सर, जो इनिशियल स्टेज था जहाँ पर जो प्लांट्स ने कैलोरी जो बनी थी ऊर्जा, उसमें वो 90% कहाँ पर लॉस हुई? वो बेटा हीट के रूप में, पौधे अपनी क्रियाएं करता है, उसके शरीर से उष्मा के रूप में भी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। आप लोग हमें देख लीजिए, हम हमेशा भट्टी के रूप में उबलते रहते हैं, बरसात के सर्दियों के दिनों में हमारे शरीर से इतनी ऊर्जा निकलती है हीट के रूप में, तो वो सारी ऊर्जा लॉस हो रही है जो हमारे शरीर की है। अगर कोई हमें खा जाएगा तो उतनी ऊर्जा तो हम खो चुके हैं अपनी, बची हुई बोली उसके पास चली जाएगी। ठीक है जी? ओके सर। तो हमारे इस तरीके से 3 यूनिट कंप्लीट हुए 7 में से। और आप लोग अपनी तैयारी रखना अच्छे स्तर की, क्योंकि टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन और पेपर बढ़िया बनेगा। ठीक है? ओके सर। यस सर। और हमारा 7 में से 3 यूनिट हो जाना मतलब सिलेबस से काफी ठीक ठाक चल रहा है, हमें पर्याप्त समय मिल रहा है। आप लोगों की कोई क्वेरी है आप मेरे साथ डिस्कस, कुछ पूछने में शर्म नहीं है, आप लोग तुरंत सवाल पूछने के लिए, हम तो सिर्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहते हैं जिससे क्लासें चलती रहे ऑनलाइन ठीक से। बाकी आप लोग सवाल के लिए स्वतंत्र हैं, क्लास किसी की भी हो, आप लोगों के पास डाउट नहीं रहने चाहिए, कोई भी मन में शंका है आप तुरंत पूछ लीजिए सर से। ठीक है जी? तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके।